प्यारे विद्यार्थियों, मैं उमेश कुमार सक्सेना, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय काला डेरा से आपको कक्षा 9 गति के शेष बचे अध्याय को भाग 2 में स्पष्ट करूँगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब हम वेग और समय में ग्राफ खींचते हैं और एक वस्तु A से B तक दूरी तय करती है, जिसका कि A बिंदु पर वेग u तथा B बिंदु पर वेग v है। विद्यार्थियों, क्योंकि यह वस्तु शून्य से गतिशील नहीं है, इसका प्रारंभिक वेग u है तथा इसका अंतिम वेग v है। इसमें समय t लगता है। तो अगर हम इसके वेग की गणना करें ग्राफीय विधि के द्वारा, तो हमें ज्ञात होता है कि इस ग्राफ में BC, हमें वेग BD ज्ञात करना है। BD के लिए BD BC माइनस CD के बराबर है। इसको अगर हम दूसरे रूप से लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर BD प्लस DC, BD प्लस DC। यह समीकरण बराबर होगा BD प्लस OA के। अब जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि BC जो है वह वेग के बराबर है, जबकि OA u के बराबर है। तो हम इसमें जब मान रखेंगे तो v बराबर BD प्लस u या BD बराबर v माइनस u हमें प्राप्त होगा। अब विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि त्वरण वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लिए गए समय के बराबर होता है। अतः इसमें मान रखने पर हमें प्राप्त होता है वेग में परिवर्तन BD, वेग में परिवर्तन BD, और इसमें हम भाग लगा देंगे समय का। तो इस प्रकार हमें ये समीकरण प्राप्त होगा कि जहाँ A त्वरण है और BD में भाग लगा दिया समय का, अतः BD बराबर हो जाएगा AT के। अब हम इसका मान समीकरण 8.8 से इसकी तुलना करेंगे। समीकरण 8.8 से इसकी तुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि BD AT के बराबर है और BD V माइनस U के बराबर है। तो जब हम इसमें BD का मान रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा V बराबर U प्लस AT। इस प्रकार हम न्यूटन के गति के प्रथम समीकरण को प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें V बराबर U प्लस AT अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण तथा उस त्वरण को प्राप्त करने में लगे समय के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसी प्रकार हम यदि
वस्तु के द्वारा, इसी ग्राफ में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दूसरा समीकरण यदि स्थापित करना हो, तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि इसी ग्राफ में जो AD से नीचे का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे तो हमें वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो हम यदि इस समय वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें ये जो एक चतुर्भुज बन रहा है OABC, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल OADC आयत के क्षेत्रफल के बराबर तथा त्रिभुज ABD के बराबर होगा। जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, OA ये लंबाई है, OC ये चौड़ाई है, और त्रिभुज का सूत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो AD आधार है, BD ऊंचाई है। इस समीकरण में हम मान रख देंगे। तो इन सब का मान रखने पर हमें जो प्राप्त होगा उसमें हम जब इसे ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो हमें OA का मान U, OC का मान T, AD का मान T, क्योंकि AD और OC दोनों बराबर हैं, और BD का मान हमने ऊपर ज्ञात किया है AT। तो हम इसके द्वारा ये सारे जब मान इसमें रख लेंगे तो हमें सूत्र प्राप्त होगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यह दूसरा न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण है, जिसको हमने ग्राफीय विधि के द्वारा सिद्ध किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेग स्थिति समीकरण के लिए तीसरा संबंध। जैसा कि आप पूर्व के चित्र के माध्यम से समझ चुके हैं कि तय की गई दूरी S समलंब चतुर्भुज OABC के क्षेत्रफल के बराबर है, और इस OABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हम निम्नलिखित सूत्र से। इन सब में OA U को निरूपित करता है, BC V को निरूपित करता है तथा OC तय की गई दूरी को निरूपित करता है। इनका मान रखने पर हमें सूत्र पहले ये प्राप्त हो चुका है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम पहले यह समीकरण स्थापित कर चुके हैं न्यूटन की गति के पहले नियम से, जिसमें हमने कहा था V बराबर U प्लस AT। इसलिए समीकरण 8.11 में 8.12 का मान रखने पर हमें ज्ञात होता है कि दो AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। जब हम इस समीकरण को खोलेंगे तो हमें ये राशि प्राप्त होगी। तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, जिसको हम V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS से भी समझते हैं।
लिखने का तरीका भिन्न भिन्न है और दोनों तरीके से हम न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण को लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार एक उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण के अंदर उदाहरण 8.5, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है विद्यार्थियों, इसका मतलब u का मान हमें 0 रखना पड़ेगा। 5 मिनट में, तो समय 5 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो ये 300 सेकंड हो जाएंगे, 60 से गुणा करना पड़ेगा। और 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है, तो ये हमारा अंतिम वेग हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो वह 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसमें हमें सर्वप्रथम तो त्वरण ज्ञात करना है और तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम न्यूटन की गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी या a बराबर v माइनस u अपॉन टी के रूप में उसे लिख लेते हैं। और जब हम इसमें ये सारा मान रखेंगे तो हमें 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इन सारी वैल्यूज़ को v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as सूत्र में रखने पर हम s का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 था, अतः u स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास सूत्र प्राप्त होगा s बराबर v स्क्वायर अपॉन 2a। इनमें हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो वस्तु के द्वारा हमें गणना करने पर तय की गई दूरी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड 3 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हम न्यूटन की गति के तीनों समीकरणों के द्वारा वस्तु का त्वरण, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, दूरी तय करने में लगा समय इत्यादि की गणना कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पर, जिसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति, जैसे कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हो कि जब किसी केंद्र के चारों ओर कोई वस्तु चक्कर लगाती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति जानने से पहले आपको कुछ पथ समझाए गए हैं, जिसमें आयताकार पथ, षटकोणीय पथ, अष्टकोणीय पथ तथा वृत्तीय गति समझाई हुई है, जिसके बारे में आप समझते हैं। वृत्तीय गति में अंतर सिर्फ इतना है कि प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर रहता है। इसमें दूरी निश्चित रहती है प्रत्येक बिंदु पर। तो यदि हम ये देखें कि वृत्तीय गति में क्या महत्वपूर्ण है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि r त्रिज्या वाले वृत्त में कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उसकी परिधि, जैसा कि वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता है, 2πr होती है। और एक चक्कर लगाने में यदि उस वस्तु को, या यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो एथलीट को t सेकंड लगते हैं, तो वृत्तीय गति में वस्तु का वेग विद्यार्थियों आप जानते हैं, वेग बराबर दूरी बटा समय। वृत्तीय परिपथ में दूरी हो जाती है 2πr और समय होता है t। तो जब 2πr में t का भाग लगा देते हैं तो हमें वृत्तीय पथ के अंदर उसका वेग प्राप्त हो जाता है। तो जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर
एक समान चाल से चलती है तब ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। विद्यार्थियों, आप चित्र 8.10 में देखेंगे कि एक लड़का हाथ में धागे से पत्थर बांधकर सिर के ऊपर एक वृत्ताकार पथ में उसे गति कर रहा है। यह वृत्तीय पथ को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही आप ये पाएंगे कि यदि ये पत्थर सहित धागे को छोड़ दे तो धागा उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है उस दिशा में गमन करेगा। अगर ये इसको छोड़ दे तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस स्पर्श रेखा में जो ये दिशा है उस दिशा की ओर पत्थर गति करेगा। इसी प्रकार यदि ये इस स्थान से धागे को छोड़ देता है तो वस्तु इस दिशा में गति करेगी। अर्थात वृत्ताकार परिपथ में गति करते समय दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने वृत्तीय गति के बारे में समझा। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन, ये सब वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। और जितने भी हमारे द्वारा उपग्रह या अनेक देशों के द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर इसी प्रकार वृत्तीय तरीके से गति करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारा गति का अध्याय समाप्त होता है। हमने कई उदाहरण, कई परिभाषाएं सीखी हैं। इनके आधार पर आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे और इसी के साथ ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। हम दोबारा से नए अध्याय को पढ़ाते समय आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।